सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, सर्कस तो आपने देखा ही होगा। सर्कस जहां भी लगता है ज़रा सोचिए क्या होता है, आवाम की बड़ी तादाद सर्कस देखने के लिए वहां पे इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, सर्कस में जितने भी लोग अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, आवाम उनको क्या देते हैं? दाद देते हैं। दाद दिए बगैर नहीं आते हैं। सर्कस करने वाले जान पर खेल कर भी आवाम को तफरी यानी एंटरटेनमेंट फराहम करते हैं, जिसकी वजह से जहाँ भी सर्कस लगता है या लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, टिकट्स खरीदते हैं और एक जमे गफ़ीर अगर मैं कह दूँ कि लग जाता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सर्कस ख़त्म होने के बाद क्या होता है? क्या लोग उन सर्कस दिखाने वालों को याद रखते हैं? ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या सर्कस दिखाने वालों को लोग बाद में याद रखते हैं? कितना याद रखते हैं? अगर रखते भी, मेरा आपसे सवाल है घर बैठे नाजरीन से। लोग आते हैं, सर्कस देखते हैं और सर्कस देखने के बाद, इंजॉय करने के बाद चले जाते हैं। और अगर आवाम को फ्री में सर्कस देखने को मिल जाए तो फिर क्या होगा? ज़रा सोचें, आवाम का जमे गफ़ीर और भी बढ़ जाएगा। लोग और बड़ी तादाद में आएंगे, सर्कस देखेंगे, शोर मचाएंगे, तारीफ़ें करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, हूटिंग करेंगे और चले जाएंगे। आजकल हमारे मुल्क में सर्कस का मौसम आने वाला है, बल्कि सियासी सर्कस का मौसम कह दूं तो गलत नहीं होगा। अब सियासी सर्कस और जो नॉर्मल सर्कस है उसमें क्या फ़र्क होगा? थोड़ा बहुत फ़र्क होगा जो हमें समझना होगा। ज़रा समझिए, सर्कस में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं नाजरीन? वो करते हैं स्टंट, जैसे कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, शेरों से करतब करवाना। लेकिन सियासी सर्कस के स्टंट्स ज़रा हटकर होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सियासी सर्कस में मुखालिफिन पर कीचड़ उछालना और बड़ी फरावानी से झूठ पे बोलना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सब्ज़ बाग दिखाना और इक़्तिदार में आने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने जैसे स्टंट्स शामिल होते हैं जो नॉर्मल सर्कस होते हैं। और उनमें सर्कस दिखाने वाला अपनी रोज़ी कमाता है। अगर हम नॉर्मल सर्कस की बात करें, सर्कस दिखाने वाला क्या करता है? अपनी रोज़ी कमाता है, उसे पैसे मिल जाते हैं और वो खामोशी से वहाँ से काम करके चला जाता है। लेकिन सियासी सर्कस वाले जो स्टंट्स दिखाते हैं उसके बदले तवक्को करते हैं कि उनको पूरा का पूरा इक़्तिदार मिल जाएगा। इसके लिए वो आवाम को बुलाते हैं, बिरयानी की देगें भी चढ़ाते हैं, खाना बांटते हैं। कुछ तो सियासी सर्कस में आने वाले लोगों को पैसे तक देते हैं। ये मैं सर्कस में आने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, सर्कस वाले नहीं, वो खुद आने वालों को पैसे देते हैं। कुछ किराए के नारे लगाने वाले भी होते हैं, वो मिल जाते हैं उन्हें, ताकि सियासी सर्कस में 4 चांद लग जाएं। आजकल तो साउंड सिस्टम भी आ गया है और नॉर्मल सर्कस वाले बेचारे सीधे होते हैं, उनको बस अपनी मेहनत की कमाई से गर्ज होती है। वो शहर शहर घूमते हैं, सर्कस लगाते हैं, आवाम इंजॉय करती है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन सियासी सर्कस वाले बड़े चालाक होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। वो पूरी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से आते हैं, हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, अवाम के जज्बात से खेलते हैं, अवाम के जज्बात को अपने झूठे अंदाज में उभारते हैं, अवाम को मुश्तिल भी करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बदले में वो अवाम से पैसे नहीं चाहते, वोट चाहते हैं। वोट या फिर किसी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अवाम को मजबूर करते हैं। एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो नॉर्मल सर्कस दिखाते हैं वो बेचारे एक ही काम करते हैं। वो अपने काम से बड़े सिंसियर होते हैं, लॉयल होते हैं, मुखलिस होते हैं। वो पूरी मेहनत से लोगों को एंटरटेन करते हैं और फिर उसके पैसे लेते हैं। यानी उनके काम में, उनकी नीयत में, उनके ईमान में कोई खोट या मिलावट शामिल नहीं होती। वो बेवकूफ़ नहीं बनाते आवाम को। लेकिन जो सियासी सर्कस वाले हैं उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत शायद यही है कि उनका कोई एक नज़रिया नहीं होता। वो हालात देखकर रंग बदलते हैं, वो सूरत हाल देखकर बयानात तब्दील करते हैं, वो दोस्तियाँ, वफादारियाँ सब अपने मुफाद को देखकर करते हैं। वो नज़रिए अपनी मंशा के मुताबिक तब्दील करते हैं। उनमें मुनाफिकत कूट कूट कर भरी होती है। सियासी सर्कस वाले एक बड़ी रकम खर्च करते हैं ताकि मासूम लोगों को बहला फुसला कर उनसे वोट हासिल किया जा सके, और इसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, यकीन जानिए वो चले जाते हैं।
चाहे किसी की किरदार कुशी करनी पड़े, किसी को गद्दार वतन कहना पड़े, किसी को अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला कहना पड़े, किसी को मुल्क की सलामती के लिए खतरा कहना पड़े, वो हर बयान दाग देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका मकसद किसी तरह पूरा हो जाए। आज हमारे मुल्क में जो सूरत हाल नजर आ रही है नाजरीन, इससे साफ जाहिर है कि ये जो कौम है एक बार फिर सियासी सर्कस देखेगी, मुनाफिकत और झूठ से भरपूर सियासी सर्कस, जिसमें हकाइक को तब्दील कर दिया जाएगा, बयानात को बदल दिया जाएगा, मोहब्बतें भी तब्दील हो जाएंगी और फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश ज़ोर से जारी होगी। और आज एक सियासी सर्कस लगा कहाँ पे? ज़फ़रवाल में, जिसमें अवाम ने शिरकत की। अब जाहिर है एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है, बेहतरीन साउंड सिस्टम भी लगाया गया, हो सकता है कि देगे भी चढ़ाई गई हों और फिर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफाद के लिए, मुकदमात से बचने के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ उस सियासी सर्कस का ये एक क्लिप दिखाते हैं, एक झलक ज़रा मुलाहिजा कीजिए। पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा जी। तो नाज़रीन, इस पूरे क्लिप में जो एक बात मुझे मुख्तलिफ नज़र आई और आप भी अग्री करेंगे, वो थी आसिफ अली जरदारी की महारी की मोहब्बत। मोहतरम आसिफ अली जरदारी की मोहब्बत जो मरियम नवाज साहिबा के दिल में अचानक शदीद उमड़ आई, वो आज के सियासी सर्कस में अपने अब्बा जी, अपने कज़न, इनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की भी गिरफ्तारी का शिकवा करती दिखाई दे रही थी। यानी आज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अच्छा, अभी चंद मिनट पहले ही मैंने बताया था आपको कि सियासी सर्कस वाले हालात देखकर क्या करते हैं? रंग बदल लेते हैं, अपने आप को उस रंग में ढाल लेते हैं और वो सूरत हाल देखकर दोस्ती और दुश्मनी करते हैं। उनकी नीयत में अगर मैं कह दूँ फतूर होता है तो आप लोग अग्री करेंगे, उनकी नीयत कभी साफ नहीं होती है। उनके नज़रियात मुफादात बदलते रहते हैं और इसकी मिसाल आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज जो मरियम नवाज आवाम के सामने खड़े होकर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की बात कर रही थी, कहना चाहिए कि हज़रत आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की बात कर रही थी, उनकी हिमायत में बोल रही थी खुलकर, या उनको अपने ही अब्बा और कज़न की सफ़ में खड़ा करके ये बता रही थी कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी भी इसी तरह है जैसे नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी। यही मरियम बीबी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इन्हीं आसिफ अली जरदारी को इसी आवाम और मजमे के सामने इसी वोट को इज्जत दो के नारे के साथ इसी शख्सियत का क्या कहती थी इस शख्सियत के बारे में, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिसका भाई करार देती थी इस शख्सियत को, जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी, जिनकी मोहब्बत में मारी मारी फिर रही हैं, जिस पर आज मरियम नवाज आसिफ अली जरदारी अपने अब्बा जी हमजा की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। यानी वो शख्सियत कौन है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मैं बात कर रही हूँ। मरियम नवाज का ज़रा वो क्लिप चलाइएगा जब ये क्या कहती थी जरदारी साहब के बारे में। रज़ा क्लिप चलाइएगा जी। तो ये मरियम नवाज ही थी ना नाजरीन, या मुझे कोई गलत फहमी हुई? यकीनी तौर पे वही खातून है, लेकिन इनका नज़रिया तब्दील हो। नज़रिया क्यों तब्दील हुआ? क्योंकि मुफादात एक हैं। अच्छा नाज़रीन, सियासी सर्कस वाले जहाँ भी सर्कस लगाएं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अच्छा मशवरा जो आपको मैं दे रही हूँ, सियासी सर्कस वाले जहाँ भी सर्कस लगाएं आप ज़रूर जाएँ, उनकी बातें सुने। अगर बिरयानी वगैरह मिल रही है तो डट के खाएं, लेकिन जब वहाँ से आएँ तो कपड़े झाड़ कर आएँ, यानी कि वहाँ की बात वहीं पर ख़त्म करके आ जाए, उनकी बातों में मत आएँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। कल जिस आसिफ अली जरदारी को अपने हर जलसे में यही मरियम नवाज बीबी, नवाज शरीफ, साद रफीक, हमजा शहबाज और शरीफ ख़ानदान के दीगर लोग गालियाँ देते रहे, लिटरली गालियाँ देते रहे, आज वो उनके रफ़ीक सिर्फ इसलिए हो गए कि जुर्म एक है, करप्शन एक है, मुकदमे मिलते जुलते हैं। क्या करें? मरियम नवाज अब्बा जी और कज़न को अकेले बाहर नहीं निकाल सकती ना जेल से, और इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है, और मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो एक बार फिर बारी आसिफ अली जरदारी की होगी। लेकिन नाजरीन, एक और बात, कुछ लोग ये सियासी सर्कस देखने के लिए खुद चल कर गए, कुछ को लाया गया। शायद कुछ लोग जो घर में बैठे बोर हो रहे होंगे, उन्होंने टीवी पर भी देखा होगा टाइम पास करने के लिए। लेकिन हकायक जानने के लिए आप ऐसे सियासी सर्कस से गुरेज कीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो ठीक है, लेकिन इस सियासी सर्कस में दिया जाने वाला हर बयान याद रखेंगे किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। इस सियासी सर्कस में जिनको आज दोस्त बताया जा रहा है, कल दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुफादात की जंग है। मरियम नवाज साहिबा ने जो महंगाई का सहारा लेकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है, ये महंगाई क्यों है? आपने सोचा कभी? मैं आवाम से मुखातिब हूँ।
इसकी वजह भी हम देख लेते हैं। अगर इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि बताएं महंगाई क्यों हो रही है खान साहब, तो इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि जो पूछ रहा है कि महंगाई क्यों हो रही है वो माजी में क्या कुछ करता रहा। आपको बताते हैं कि महंगाई आखिर हुई क्यों। देखिए जरा, अब मरियम नवाज बीबी ये भी फरमा देती कि 100 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन लोन्स किसने लिए थे। इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले इक़्तिदार की कुर्सी किसके पास थी? कौन था कौमी खजाने का मुहाफिज जिसने 100 बिलियन डॉलर्स के लोन लिए? वो क्यों हुकूमत ख़त्म होने से पहले उनको वापस ना कर सका? अब कौन वापस करेगा, ये है बड़ा सवाल। यकीनन पाकिस्तान, यकीनन आप, मैं, यानी हम अवाम 100 बिलियन डॉलर्स के लोन लेते हुए तो मरियम नवाज साहिबा ने ना सोचा कि वापस कैसे किए जाएंगे, ना इसहाक डार इश्तिहारी ने सोचा, ना मरियम के डियर अब्बा जान ने सोचा, ना मरियम के डियर चचा जान ने सोचा, और ना ही ये कर्ज वापस किया। बल्कि जाते जाते क्या कह गए बेशर्मी के साथ कि रात 12 बजे के बाद हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लोड शेडिंग हम जिम्मेदार नहीं है और बुरी हुकूमत जिम्मेदार होगी। इसके बाद क्या मरियम नवाज साहिबा महंगाई का राग अलापते हुए अच्छी लगती है नाजरीन? लेकिन क्योंकि ये सियासी सर्कस है, यहाँ सब चलता है। ये तो थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब जिन्होंने बताया कि महंगाई आखिर हुई क्यों है। इमरान खान साहब खुद भी बता रहे हैं, देखिए ज़रा। मरियम बीबी फिर आप क्या कहती हैं कि जी महंगाई क्यों है? मरियम नवाज साहिबा, जिन लोगों से आप खिताब फरमा रही थी उनको क्या पता कि आप लोगों ने किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एक आम आदमी का ना नैब से कभी वास्ता पड़ा, ना वो बेचारा कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, क्योंकि ये सब करने के लिए भी आप जितना जहन, आप लोगों जितना IQ, आप लोगों जितनी करप्शन करने की खुदा दाद सलाहियतें हम जैसे आम लोगों के पास नहीं होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब मुल्क के कर्ज़ों में इजाफा हो रहा था मरियम नवाज साहिबा, तो आपकी जायदादों में इजाफा क्यों हो रहा था? और मैं पूछ सकती हूँ कि कैसे हो रहा था? आप मुझे बताएं कि आपके चचा जान के हर फर्जंद पर करप्शन का मुकदमा क्यों बन गया? क्यों वो मुल्क से फरार हो गए? क्यों इसहाक डार वतन वापस आने की जुर्रत नहीं कर सकते? क्यों इश्तिहारी इसहाक डार साहब? जवाब देने की बारी तो अब आप लोगों की है। और ये भी कि शान है कि आपको आटे, दाल, तेल, साबुन जैसी छोटी चीज़ों की कीमतों का आज इल्म हो ही गया, वरना कौम ने तो ये भी देखा है कि जिस मुल्क का कर्जा 30,000 अरब रुपए हो चुका हो, उस मुल्क का वज़ीर आज़म इलाज तक करवाने आवाम के पैसों पर जाता है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्योंकि ये सियासी सर्कस था, एंटरटेनमेंट का मरकज़ था, वहाँ तो ऐसी बातें होनी ही थी। आपको मज़ीद दिखाते हैं नाजरीन, एक और क्लिप देखिए। अच्छा नाजरीन, कोई भी वाक़या ऐसे ही रूनुमा नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है हर वाक़ये के पीछे। और इसकी मिसाल हमें मकबूजा कश्मीर में देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है ये जो भारतीय फ़ौज पर हमले होते हैं, जिसमें कितने ही भारतीय फ़ौजी हम देखते हैं कि हलाक भी हो जाते हैं, ये क्या अचानक शुरू हो गए? अगर भारत इन हमलों पर यह कह दे कि पाकिस्तान ये दहशतगर्दी करवा रहा है, जो कि भारत कहता भी है, तो क्या इसे अक्ल तस्लीम करती है? इन हमलों की वजह जानने के लिए हमें लाजमी माजी में जाना पड़ेगा। और माजी में अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि इन हमलों के पीछे खुद कौन है? भारत है। इसलिए कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जितना जुल्म ढाया, जो नाइंसाफ़ियाँ की, जो नहत्ते कश्मीरियों को बेरहमानत शहीद किया, उसकी वजह से इन कश्मीरियों में मौत का खौफ ही ख़त्म हो गया। वो जानते हैं कि उन्होंने रोज़ाना भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम का शिकार होना है, तो क्यों ना उनको भी मार के शहीद हो जाएं। कहने का मकसद ये कि हर वाक़ये के पीछे कोई ना कोई वजह या कॉज होता है और उसकी तारीख होती है। बेशक आज अवाम महंगाई बर्दाश्त करेगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे कि अवाम ने महंगाई कब बर्दाश्त नहीं की। अवाम के ऊपर तो हर बजट में महंगाई बॉम्ब क्या नहीं गिराया गया? हर हुकूमत में पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की अशिया पर क्या टैक्स नहीं लगाया गया? पहली बार टैक्स लग रहा है। किसी बजट को अवाम ने अवाम दोस्त बजट करार दिया? नहीं दिया। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता रहा, ये बड़ा सवाल। अगर मौजूदा हुकूमत के बजट को अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। क्या हम मरियम नवाज की बात पर यकीन कर लें आंखें बंद करके? क्यों कर लें? हमें तो हकीकत जाननी होगी, और हकीकत थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन है तो हकीकत। देखिए अब नाज़रीन, आपने क्लिप मुलाजा किया। क्या इमरान खान साहब 97 अरब डॉलर के कर्जे के जवाबदेह हैं, या वो लोग जो पिछले 10 साल से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे? ये सवाल मेरा आवाम से।
अब मरियम नवाज जो चीख रही है कि हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, जरा इन बातों पर भी तो नजर डालें ना, इन हकाइक का भी तो जवाब दें, किसी तरह किस मुंह से देंगी जिनकी वजह से ये महंगाई हुई। ये जरा अगला क्लिप देखिए जी। तो अब मेरा सवाल है मरियम नवाज साहिबा से, जमहूरी इंतहा पसंदों से और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से, शर्म आती है? जरा सी, चलो थोड़ी सी सही, शर्म आती है? नहीं आती ना, बिल्कुल भी नहीं आती। थोड़ी सी तो कर लो शर्म। ये वो हकाइक हैं जिनको ना मरियम नवाज झुटला सकती हैं ना कोई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। ये वो जमहूरियत का इंतकाम था जो अवाम से लिया गया। किसने देना है ये कर्जा? क्यों लिया गया था ये कर्जा? मुझे हैरत होती है कि जो लोग डिग्रियां रखने के बावजूद, सोसाइटी में मुकाम रखने के बावजूद जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबला करने के लिए लगे हुए हैं, वो बताना क्या चाह रहे हैं। हमारे मुल्क में अगर आपने खुद को इंटेलेक्चुअल या फिर डेमोक्रेटिक साबित करना है तो फिर आपको फौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का हामी होना पड़ेगा। भले कुछ भी हो, हकीकत जो भी हो, आपने हर हाल में फौज को गालियां निकालनी है, एहसान फरामोशी की तमाम हदें तोड़नी है, मरियम नवाज को दुखरे मशरिक करार देना है और हसन नवाज, हुसैन नवाज की फी सबीलिल्लाह वकालत करनी है। वो हमजा शहबाज, सलमान शहबाज जो ना आपकी कभी शक्ल देखेंगे ना कभी आपको पूछने आएंगे, उनकी करप्शन का दिफा भी करना है। मुल्क दिवालिया हो जाए लेकिन मनपसंद जमहूरियत को नाफिज करवाना है। कौम तबाह हो जाए लेकिन भुट्टो को जिंदा रखना है। इस कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती शायद यही है कि यहाँ सबके सब जहनी गुलाम है। जो जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना बड़ा गुलाम बन जाएगा, क्योंकि सिखाया ही यही गया है, तरबियत ही यही की जाती रही। जमहूरियत क्या है? फौज मुखालिफ तकरीरें करना। जमहूरियत क्या है? आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, हजरत नवाज शरीफ की नजर उतारते रहना। जमहूरियत क्या है? शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हर फर्द को बिला तबसरा अपने कायद मान लेना और उनकी आने वाली नस्लों को अपनी आने वाली नस्लों का हाकिम तस्लीम कर लेना। ये हैं आज के जमहूरी पढ़े लिखे इंतहा पसंद लोग। ये हैं इस मुल्क में जमहूरियत की तारीफ। ये है सियासी सर्कस और ये हैं वो लोग जो खुद को हमारा रहनुमा कहलवाना पसंद करते हैं। हकाइक जानिए, इस कौम ने बहुत सफ़र किया है। ये मैं इंग्लिश वाला सफ़र कह रही हूँ, उर्दू वाला नहीं। इस कौम ने बहुत बर्दाश्त की है, इस कौम ने बहुत कुर्बानी दी है, जिसका सिला कभी भी इस कौम को नहीं मिला। कौम ने 10 साल आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। कौम आज अपने लिए कुर्बानी देने का फैसला करे और कौम तैयार भी है। कौम को इतना गम, यकीन जानिए, बजट का नहीं था जितनी खुशी आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारियों की थी। मरियम नवाज साहिबा इस किस्म के सियासी सर्कस अभी और लगाएंगी, अभी और वो उन लोगों की तारीफों के पुल बांधेगी जिनको माजी में वो करप्ट कहती रही। ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ओहदा ही तब्दील कर दिया। वो एक वज़ीर आज़म थे, वो भी 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स, लेकिन मरियम नवाज ने तो उनको मेजर जनरल नवाज शरीफ बना दिया। कैसे, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और ये भी बताएंगे कि क्यों अब पूरी अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को टिकने नहीं देना चाहती। क्या अपोजिशन को अवाम का दर्द है या फिर बात कोई और ही है। एक ब्रेक, क्योंकि सियासी सर्कस वालों ऐसे अब बिल्कुल नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। नाज़रीन, महंगाई पर बात हो रही थी ब्रेक से पहले। महंगाई हुई क्यों? सियासी सर्कस वाले क्यों दोबारा सर्कस लगाने की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लेकिन इससे पहले हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने अब्बा जान नवाज शरीफ साहब का ओहदा ही बदल दिया। जो उन्होंने बातें की उससे कम से कम यही लग रहा था कि वो किसी फौजी जवान की बात कर रही। कैसे, ज़रा देखिए। रद्दुल फसाद लड़ी थी? नहीं, लड़ा था। ज़रबे लड़ी नहीं थी बीबी, लड़ा गया था। मुज़क्कर और मोनस का फ़र्क शायद वही जानते हैं जिन्होंने इंटर के बाद मेरे ख्याल से दाखिला मेरिट पर लिया होगा। और आपको क्या पता कि मेरिट होता क्या, मरियम नवाज साहिबा। दूसरी बात यह कि आप जिस तरह नवाज शरीफ साहब खाका पेश कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि कार्टून आते थे कैप्टन प्लैनेट, मुझे तो वो कैप्टन प्लैनेट लग रहे हैं, या फिर शायद कोई सुपरमैन जिसने पूरी आवाम को पीछे करके सामने आके हर खतरे का खुद मुकाबला किया। और मरियम बीबी, नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ थे ना, कोई मेजर जनरल नवाज शरीफ तो नहीं थे।
उन्होंने कोई जंग तो नहीं लड़ी, जंग इस फौज ने लड़ी, फौज के हर जवान ने लड़ी, हर उस सिपाही ने लड़ी और हर शहरी ने लड़ी। मियाँ साहब ने कौन सी जंग लड़ी ये भी ज़रा बता दें अपने ग्रेट वालिद मोहतरम के लिए। उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनके जो वालिद ने उनको क्रिकेट खेलना सिखाया था, यानी आपके दादा ने, वो वहाँ भी नाकाम हो गए थे आपके वालिद मोहतरम। अदाकारी में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहाँ पे भी बेचारे नाकाम हो गए। हर शोबे में जब वो नाकाम हो गए तब उन्होंने सियासतदान बनने का फैसला किया। और नवाज शरीफ कोई G3 राइफल पकड़कर वज़ीरिस्तान पहुँच गए थे क्या? नवाज शरीफ ने कोई ऑपरेशन लीड नहीं किया था मरियम बीबी। नवाज शरीफ ने F-16 से बमबारी नहीं की थी। नवाज शरीफ ने बहुत ही भारी दिल के साथ सिर्फ ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, जिसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि नवाज शरीफ को ऑपरेशन के फैसले से सिर्फ आगाह किया गया था, यानी बताया गया था, इसलिए कि नवाज शरीफ उसी तरह टाल मटोल से काम ले रहे थे जैसे वो एटमी धमाके करने के लिए टाल मटोल से काम ले रहे थे। दबाव में थे, सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। दहशतगर्दी की जंग लड़ी है इस कौम ने, फौज ने, शहादतें दी हैं पाक फौज ने, इस मुल्क की कौम ने, फौज ने, जिस पर आपके अब्बा जी घर की घड़ी का सेल भी ख़राब हो जाए तो इल्ज़ाम लगाते थे कि घड़ी कल तक तो सही थी, आज चल नहीं रही, तो यकीनन फौज की साजिश होगी कि घड़ी का सेल ही गुम गया। इसी फौज ने फ्रंट पर आकर ये दहशतगर्दी की जंग लड़ी। थोड़ी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर लेती हैं मरियम बीबी। जब आप ज़रब आज़ब और रद्दुल फ़साद का नाम ले रही थी तो पाक फ़ौज के उन जवानों को खिराज तहसीन भी पेश कर देती जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस आवाम की खातिर, इस वतन की खातिर, आपकी खातिर, आपके अब्बा जी की खातिर, इस मुल्क के हर बच्चे, हर फ़र्द के मुस्तकबिल की खातिर अपनी चिराग के, अपनी जो ज़िंदगी है उसके चिराग तक गुल कर दिए। लेकिन आपने तो सियासी सर्कस लगाया हुआ था ना, आप कैसे हक़ाइक़ पर बात करती। आगे देखिए कि मैडम क्या फरमा रही हैं। अच्छा जी, क्या कह रही हैं? नवाज शरीफ को जिस दिन नाअहल किया गया, बातें कर रही हैं बेटी साहिबा वालिद मोहतरम की मोहब्बत में, जिस दिन उनको नाअहल किया गया, मेरे ख्याल से हुकूमत उस वक्त भी थी, किसकी थी? शेर वालों की थी ना नाज़रीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या बल्ले की थी? शेर वालों की थी ना। और शेर किसका इंतखाबी निशान है? मुस्लिम लीग नून का। और ये मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्टेड 3 बार वज़ीर आज़म थे, उनकी बेटी है जो गुफ्तगू कर रही थी, इसका नाम है मरियम नवाज शरीफ, और उनके अब्बा जी का नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जो शख्सियत वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बुराजमान हुई, आपको उनका नाम याद है नाज़रीन? ज़रा याद करें। उनका नाम था मेरे ख्याल से शाहिद खाकान अब्बासी साहब। यकीनी तौर पे मैंने गलत तो नहीं कहा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कामयाबी के साथ अपनी मुद्दत पूरी की। मरियम नवाज साहिबा, अगर नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन बने? इमरान खान। कौन? सबसे पहले जिम्मेदार हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी काबीना, मुस्लिम लीग नून और आप, यानी शेर वाले। तरक्की क्या किसी शख्स की ज़ात से मुंसलिक होती? मेरा आपसे सवाल है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है ना। हर जमहूरी मुल्क में हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन तरक्की का मेयार अगर ये हो कि नवाज शरीफ कुर्सी से चिपका रहे, लिटरली चिपका रहे, तो वो मुल्क खुशहाल है, चाहे मुल्क पर 30,000 अरब का कर्जा चढ़ा हो। और अगर नवाज शरीफ कुर्सी पर नहीं है और अपनी करतूतों की वजह से जेल में चला गया, अपनी करतूतों की वजह से, यकीन जानिए, तो फिर कौम पर कर्जा भी ना हो और मुल्क भी बदहाल है। बंद करें ड्रामा, बहुत हो गया। मजाक समझा हुआ है आप लोगों ने क्या मुल्क को? क्या ये मुल्क आपकी फैमिली या जरदारी साहब की फैमिली की जागीर है कि शरीफ खानदान नहीं होगा या जरदारी साहब नहीं होंगे तो ये मुल्क चलेगा नहीं? बदहाल है, जमहूरियत को खतरा होगा, निज़ाम को खतरा होगा, मईशत बदहाल हो जाएगी। बदहाल करके रख दिया आप लोगों ने, हमें मकरूस करके रख दिया। पंजाबी से कहते हैं 2 टब्बरा ने, टब्बर कहते हैं नाज़रीन खानदान को, इन 2 टब्बरों ने हम लोगों को मकरूस करके रख दिया, पूरी कौम को तबाह करके रख दिया, और आप लोगों ने मुल्क की मईशत को यहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोग हैं जिम्मेदार, आप लोग हैं जिम्मेदार। और पता नहीं किस मुंह से आप लोग आते हैं और ढिठाई के साथ आप झूठ पे झूठ बोलती हैं, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस शायद एक पॉजिटिव टर्म है, आपके लिए ढिठाई की टर्म ज़्यादा फिट बैठती है मरियम नवाज साहिबा। कि आप इतनी ढीठ हैं, इतनी ढिठाई में शायद आपने PhD भी, छोटी डिग्री है, पोस्ट डॉक्टर फेलो कर रखा है। इतनी ढिठाई है कि आप ढिठाई के साथ वो तमाम बातें कह रही होती है जिसके जिम्मेदार आपके अपने अब्बा जी, आपके अपने चाचा जान। बल्कि 2013 का जो टेन्योर आपका आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2013 से 18 तक, ये बल्ले वाले तो बाद में आए ना, उस टेन्योर में तो आप क्या करती रही? आप तो खुद बहुत कुछ चलाती रही, मीडिया सेल चला रही हैं, स्टेट मीडिया में आपके अहकामात जारी हो रहे होते थे, आपके ऑर्डर्स आ रहे थे। कौन थी आप? मैं आपसे पूछ सकती हूँ मरियम नवाज साहिबा, आपके पास क्या ओहदा था? क्या सियासी ओहदा रखती थी? इलेक्टेड थी आप, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, कौन थी आप?
सिर्फ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की आप बेटी थी, साहिबजादी थी, और उसका आपने इतना फ़ायदा उठाया कि आप लोगों के बड़े सीनियर किस्म के सियासतदान, मुझे एक याद भी आ गए, जो नाला दिखाई देते थे आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरफेरेंस की वजह से। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगली दफ़ा जलसा करेंगे ना, कुछ इस तरह की बातें भी बता दीजिएगा। अपने गिरेमान में भी झांक के बंदे को देख लेना चाहिए, दूसरों पर इल्ज़ाम की बुछाड़ करने से पहले। मुल्क की मशहद के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ था, एक रुख ये भी है, और ये ज़रा रुक जरा है, ज़रा देखिएगा, ये क्लिप चलाएगा इमरान खान साहब का रजा। अब पाकिस्तानियों, मेरी कौम के लोगों, मेरे हम वतनों, आप खुद सोच सकते हैं कि आज हम क्यों इतने मकरूज़ हैं, क्यों आज हम पर 30,000 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारा वज़ीर आज़म दुबई की कंपनी का मुलाजिम निकला। मुझे कोई ये समझा दे कि नवाज़ शरीफ और उनके ख़ास ये कहते चले आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ तो ख़ानदानी है, तो उनकी जो पहले से ही बहुत ज़्यादा जायदादें थीं, उन पर कायम होने वाले मुकदमात झूठे हैं। अगर यही हकीकत है तो मुझे ये कोई बता दे, अल्लाह का बंदा, मुझे ये बात को समझा दे कि नवाज़ शरीफ जो कि मुल्क का वज़ीर आज़म था, उनको क्यों एक गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत की ज़रूरत पड़ गई। क्या वज़ीर आज़म का ओहदा इतना छोटा होता है कि आप गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत करने चले जाते हैं? क्यों वो कामा होल्डर थे? अगेन मेरा सवाल, क्या वज़ीर आज़म का ओहदा इतना छोटा होता है? या फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि नवाज़ शरीफ को अवाम का डर था, उन्होंने सोचा कि एक मुलाजमत तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म की मुलाजमत, और एक कौम के लिए कर लेता हूँ। यही बात होगी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो बड़े इस तरह के करैक्टर होंगे कि उन्होंने अवाम के लिए सोचा होगा। नवाज शरीफ की ये काविश देखकर तो शायद कायदे आज़म की जो रूह है वो भी शर्मा गई होगी। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी मेहनत का तो मैंने भी जिक्र नहीं कहते जितनी मेहनत नवाज शरीफ ने करनी शुरू कर दी। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना हौसला, मुल्क का वज़ीर आज़म दियारे गैर में नौकर, शर्म तुमको मगर नहीं आती, यही कह सकती हूँ मैं। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम सियासी सर्कसों को सिर्फ इंजॉय कीजिए, भरपूर इंजॉय कीजिए। बिरयानी मिलती है, डट के खाइए, वहाँ पे म्यूज़िक जो होगा उसको भी इंजॉय कीजिए, लेकिन आप इनकी बातों में आकर हरगिज़ अपना मुस्तकबल, जो आपका मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसको दाव पे मत लगाइएगा। फैसला करें कि मुल्क में आने वाली जो हुकूमतें हैं उसका हिस्सा आपकी औलादों में से कोई हो सकता है, यकीनन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस मुल्क का हर नौजवान ये हक रखता है कि अगर वो तालीम हासिल करता है, मेहनत करता है, तो वो सियासत में आकर इस मुल्क की खिदमत कर सके, क्यों ना कर सके। फैसला करें कि अब जमहूरियत का नाम ना आसिफ अली जरदारी होगा, ना नवाज शरीफ होगा, और ना ही इमरान खान। जमहूरियत किसी की ज़ात से नहीं, बल्कि ये आपसे मंसूब होगी। इसी तरह ये मुल्क और ये कौम तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे एक पैकेज के साथ जो कि चाइल्ड लेबर डे के हवाले से है। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।